देखिए, ह्यूमरस को पढ़ते हैं अभी। ह्यूमरस ह्यूमन स्केलेटन में दो होती है, एक लेफ्ट हैंड में और एक राइट हैंड में। और ये दोनों बोन सिमेट्रिकल होती है। पर अगर साइड डिटर्मिनेशन की बात करें तो इनके एनाटॉमिकल लैंडमार्क मीडियल और लैटरल ओरिएंटेशन को बताते हैं। अपर लिम्ब की प्रॉपर मूवमेंट और स्ट्रेंथ दोनों ह्यूमरस पर डिपेंड करती है। लोकेशन की बात करें तो ह्यूमरस है वो आर्म रीजन की मेन बोन कहलाती है। यह शोल्डर जॉइंट से शुरू होकर एल्बो तक जाती है। प्रॉक्सिमल एंड स्कैपुला की ग्लेनोइड कैविटी से जुड़ता है और शोल्डर जॉइंट को बनाता है। प्रॉक्सिमल यानी कि जो ओरिजिन के पास होता है वो, जबकि जो इसका डिस्टल एंड है यानी कि ओरिजिन से दूर वाला एंड, वो रेडियस और अल्ना से जुड़कर एल्बो जॉइंट बनाता है। ये ह्यूमरस का ओरिजिन पॉइंट है। इस ओरिजिन पॉइंट की तरफ जो एंड होता है उसको प्रॉक्सिमल एंड बोलते हैं, और जो इस ओरिजिन पॉइंट से दूर वाला एंड है उसको डिस्टल एंड बोलते हैं। टाइप की अगर बात करें तो ह्यूमरस एक लॉन्ग बोन होती है। लॉन्ग बोन के कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसका एक लंबा शाफ्ट होना चाहिए और दोनों सिरों पर एक्सपेंडेड एंड्स होते हैं। ह्यूमरस में प्रॉक्सिमल एंड, शाफ्ट और डिस्टल ये स्पष्ट रूप से अलग अलग पहचाने जा सकते हैं। यह सिर्फ लॉन्ग बोन ही नहीं होती बल्कि अपर लिम्ब की सबसे बड़ी और सबसे मजबूत बोन है। इसी कारण यह हैवी मसल अटैचमेंट और फोर्स ट्रांसमिशन दोनों को सहन कर सकती है। फंक्शनली अगर देखें तो ह्यूमरस ट्रंक और फोरआर्म इन दोनों के बीच फोर्स ट्रांसमिशन करती है, मसल अटैचमेंट देती है और शोल्डर तथा एल्बो दोनों तरफ जॉइंट बनाती है। इसलिए अपर लिम्ब मैकेनिज्म में इसका रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ह्यूमरस को तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे ऊपर वाला होता है प्रॉक्सिमल एंड, और नीचे होता है डिस्टल एंड, और बीच में होता है जिसको शाफ्ट बोलते हैं। अब देखिए, जो प्रॉक्सिमल एंड है ये शोल्डर के साथ जुड़कर शोल्डर जॉइंट बनाता है। शोल्डर के ये ग्लेनोइड कैविटी से जुड़ता है। और जो इसका डिस्टल एंड है यह रेडियस और अल्ना के साथ जुड़कर एल्बो जॉइंट बनाता है। ह्यूमरस का शाफ्ट वाला हिस्सा ऊपर से सिलेंड्रिकल होता है और जैसे जैसे नीचे बढ़ते हैं यह ट्रायंगुलर शेप हो जाता है। इस पर काफ़ी इंपॉर्टेंट मसल अटैच होती है, जैसे डेल्टोइड, ब्रैकियल्स, ट्राइसेप्स एक्सेट्रा। और इसी रीजन से रेडियल नर्व्स भी गुजरती है। ह्यूमरस बोन का प्रॉक्सिमल एंड शोल्डर जॉइंट का मेन पार्ट होता है। यही हिस्सा स्कैपुला की ग्लेनोइड कैविटी से जुड़कर ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट बनाता है। इसकी एनाटॉमी समझना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि शोल्डर की मोबिलिटी और इंस्टेबिलिटी दोनों इसी रीजन से रिलेटेड होती है। सबसे मेन स्ट्रक्चर है हेड ऑफ द ह्यूमरस। इसका हेड गोल, स्मूथ और मीडियली डायरेक्टेड होता है। हेड ग्लेनोइड कैविटी में फिट होकर बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट बनाता है। यही अरेंजमेंट आर्म को वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट प्रोवाइड करती है, जैसे फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन और रोटेशन। हेड के ठीक नीचे एक पतली सी ग्रूव होती है जिसे एनाटॉमिकल नेक कहा जाता है। यह हेड को ट्यूबरकल से अलग करती है और जॉइंट कैप्सूल का अटैचमेंट एरिया यहीं पर होता है। फ्रैक्चर यहाँ कम कॉमन होता है लेकिन एनाटॉमिकल लैंडमार्क के रूप में यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हेड के लेटरल साइड पर एक प्रोमिनेंट प्रोजेक्शन होता है जिसको ग्रेटर ट्यूबरकल कहा जाता है। यह मसल अटैचमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जैसे सुप्रास्पिनेटस, इंफ्रास्पिनेटस और टेरेस माइनर जैसी रोटेटर कफ मसल्स यहीं अटैच होती है। इसलिए ग्रेटर ट्यूबरकल शोल्डर स्टेबिलिटी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है।
हेड के एंटीरियर साइड पर एक छोटा सा प्रोजेक्शन होता है जिसको लेसर ट्यूबरकल कहते हैं। यहाँ सब स्कैपुलरीज मसल अटैच होती है जो आर्म की मीडियल रोटेशन में हेल्प करती है। ग्रेटर और लेसर ट्यूबरकल के बीच एक ग्रूव होती है जिसको इंटर ट्यूबरकल ग्रूव कहा जाता है, या कि फिर इसको बाइसेप्टल ग्रूव भी कहते हैं। इसी ग्रूव में लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप टेंडन गुजरता है। यह टेंडन शोल्डर स्टेबिलिटी और फ्लेक्शन में हेल्प करता है। ग्रूव के दोनों लिप्स पर पेक्टोरलिस मेजर, लैटिसिमस डोर्साई और टेरेस मेजर मसल्स अटैच होती है। ट्यूबरकल के नीचे का संकरा सा हिस्सा सर्जिकल नेक कहलाता है। इस सर्जिकल नेक में फ्रैक्चर सबसे कॉमन होता है और सबसे ज़्यादा इंजरी का रिस्क बना रहता है। सर्जिकल नेक फ्रैक्चर में ऑक्सिलरी नर्व इंजर्ड होती है जिससे डेल्टोइड मसल कमज़ोर हो सकती है। अगर फंक्शनली देखें तो प्रॉक्सिमल एंड शोल्डर मूवमेंट मसल अटैचमेंट और जॉइंट फॉर्मेशन का सेंट्रल एरिया होता है। यह इसका जो हेड है वो मोबिलिटी देता है, ट्यूबरकल स्टेबिलिटी देता है और ग्रूव टेंडन पैसेज देता है, और सर्जिकल नेक क्लिनिकली सेंसिटिव जोन होता है। ह्यूमरस का मिडल पार्ट शाफ्ट कहलाता है और यह बोन का सबसे लंबा और स्ट्रॉन्गेस्ट हिस्सा होता है। शेप की बात करें तो शाफ्ट ऊपर की ओर सिलेंड्रिकल होता है और नीचे की तरफ धीरे धीरे ट्रायंगुलर बन जाता है। यह शेप में चेंज मसल अटैचमेंट और फोर्स ट्रांसमिशन के लिए होता है। अपर पार्ट है वह मूवमेंट ओरिएंटेड होता है, जबकि लोअर पार्ट स्टेबिलिटी और एल्बो कंट्रोल से जुड़ा हुआ होता है। शाफ्ट पर तीन सरफेस पाई जाती हैं: एंटीरोलेटरल, एंटीरोमीडियल और पोस्टीरियर सरफेस। एंटीरोलेटरल सरफेस पर डेल्टोइड मसल अटैच होती है, इसलिए यह शोल्डर मूवमेंट से डायरेक्टली रिलेटेड होता है। एंटीरोमीडियल सरफेस पर ब्रैकियलिस जैसी मसल्स अटैच होती है जो एल्बो फ्लेक्शन में हेल्प करती है। पोस्टीरियर सरफेस ट्राइसेप्स मसल के अटैचमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होती है और आर्म एक्सटेंशन से जुड़ी होती है। इन सरफेसेस के बीच तीन बॉर्डर्स होते हैं: एंटीरियर, मीडियल और लेटरल बॉर्डर। ये बॉर्डर्स मसल और इंटरमस्कुलर सेप्टा के अटैचमेंट के लिए होते हैं। लेटरल बॉर्डर नीचे जाकर लेटरल सुप्राकॉन्डिलर रिज बनाता है जो फोरआर्म मसल के लिए इंपॉर्टेंट एरिया होता है। शाफ्ट का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है डेल्टोइड ट्यूबरसिटी। यह एंटीरोलेटरल सरफेस पर स्थित एक रफ वी शेप्ड एरिया होता है जहां डेल्टोइड मसल अटैच होती है। डेल्टोइड आर्म की मेन एब्डक्टर होती है, इसलिए यह ट्यूबरोसिटी शोल्डर स्ट्रेंथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अच्छे डेवलपमेंट होने पर यह एरिया इजीली पल्पेट हो सकता है। दूसरा काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है रेडियल या कि फिर स्पाइरल ग्रूव, जो पोस्टीरियर सरफेस पर ओब्लिकली नीचे की तरफ होता है। इसी ग्रूव में रेडियल नर्व और प्रोफंडा ब्रैकाई आर्टरीज गुजरती है। यह एरिया क्लिनिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि शाफ्ट फ्रैक्चर होने पर सबसे पहले रेडियल नर्व डैमेज होने का खतरा होता है जिससे रिस्ट ड्रॉप हो सकता है। फंक्शनली अगर देखें तो ह्यूमरस शाफ्ट मसल के लिए स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करता है, आर्म की मूवमेंट को सपोर्ट करता है और फोर्स को शोल्डर से एल्बो तक ट्रांसमिट भी करता है। साथ ही रेडियल ग्रूव की प्रेजेंस से इसे क्लिनिकली सेंसिटिव रीजन भी बनाती है। ह्यूमरस का लोअर एंड, जिसको डिस्टल एंड भी बोलते हैं, ये एल्बो जॉइंट बनाने में मेन रोल प्ले करता है। यही हिस्सा फोरआर्म की बोन यानी कि रेडियस और अल्ना से जुड़कर एल्बो जॉइंट को बनाता है, जिससे फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मूवमेंट होती है। इसलिए डिस्टल और अपर लिम्ब की फंक्शनल एनाटॉमी में काफ़ी इम्पोर्टेंट स्थान माना जाता है।
डिस्टल एंड के लेटरल साइड पर एक राउंडेड स्मूथ सरफेस होती है जिसको कैपिटुलम कहा जाता है। यह रेडियस के हेड से आर्टिकुलेट करती है। जब हम हाथ को बेंड या स्ट्रेट करते हैं तो रेडियस की मूवमेंट कैपिटुलम पर ही होती है। इसलिए कैपिटुलम फोर आर्म रोटेशन और एल्बो मूवमेंट में काफ़ी इसेंशियल होता है। कैपिटुलम के मीडियल साइड पर पुली शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको ट्रोक्लिया कहा जाता है। यह ट्रोक्लिया अल्ना के ट्रोक्लियर नोच से जुड़ता है। ट्रोक्लिया एल्बो जॉइंट का सबसे स्टेबल पार्ट होता है और मेनली फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट को कंट्रोल करता है। इसी वजह से अल्ना एल्बो मूवमेंट की मेन बोन मानी जाती है। ट्रोक्लिया के मेडियल एंड पर एक प्रोमिनेंट प्रोजेक्शन होता है जिसको मेडियल एपिकोंडाइल कोंडाइल कहा जाता है। मेडियल एपिकोंडाइल से फोरआर्म की फ्लेक्सर मसल अटैच होती है। इसके पीछे से अल्नर नर्व गुजरती है जिसे कॉमनली फनी बोन नर्व कहा जाता है। इसी कारण मेडियल एपिकोंडाइल पर चोट लगने से तेज झटका और झंझनाहट फील होती है। डिस्टल एंड के लेटरल साइड पर लेटरल एपिकोंडाइल होता है जहां एक्सटेंसर मसल अटैच होती है। टेनिस एल्बो जैसी कंडीशंस में इसी रीजन से रिलेटेड होती है, इसलिए लेटरल एपिकोंडाइल क्लिनिकली भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिस्टल ह्यूमरस पर 3 फोसास होते हैं जो एल्बो मूवमेंट के दौरान फोरआर्म बोन्स को एकोमोडेट करती है। एंटीरियर सरफेस पर ऊपर की तरफ कॉर्नोइड फोसा होती है जिसमें अल्ना का कॉर्नोइड प्रोसेस फ्लेक्शन के इसमें फिट होता है। इसके लेटरल साइड पर रेडियल फोसा होती है जिसमें रेडियस का हेड फ्लेक्शन के दौरान फिट होता है। पोस्टीरियर सरफेस पर एक डीप डिप्रेशन होती है जिसको ओलक्रेनन फोसा कहा जाता है। जब एल्बो फुल्ली एक्सटेंड होती है तब अल्ना का ओलक्रेनन प्रोसेस इसी फोसा में फिट होता है। यह फुल एक्सटेंशन को स्मूथ और स्टेबल बनाता है। फंक्शनली अगर देखें तो कैपिटुलम रेडियस से मूवमेंट कराता है। ट्रोक्लिया अल्ना को गाइड करती है। एपिकोंडाइल मसल्स को एनकोर देते हैं और फोसा एल्बो मोशन के लिए स्पेस प्रोवाइड करते हैं। इन सभी स्ट्रक्चर का कोऑर्डिनेशन एल्बो जॉइंट को स्ट्रॉन्ग और एफिशिएंट बनाता है। देखिए जो ह्यूमरस होती है वो अपर लिम्ब की मूवमेंट में सेंट्रल रोल प्ले करती है क्योंकि यह 3 बोन्स के साथ मिलकर 2 मेजर जॉइंट्स बनाती है, एक शोल्डर जॉइंट और दूसरा एल्बो जॉइंट। इन्हीं आर्टिकुलेशन की वजह से आर्म को वाइड रेंज ऑफ मोशन और फंक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है। सबसे पहले ह्यूमरस का आर्टिकुलेशन होता है स्कैपुला के साथ जिससे ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट जिसको शोल्डर जॉइंट बोलते हैं वो बनता है। ह्यूमरस का राउंडेड हेड स्कैपुला की ग्लेनोइड कैविटी में फिट होकर बॉल एंड शॉकेड टाइप का जॉइंट बनाता है। ये जॉइंट बॉडी का सबसे मोबाइल जॉइंट माना जाता है। इसी जॉइंट की वजह से आर्म में फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एब्डक्शन, अडक्शन और रोटेशन जैसी मूवमेंट्स पॉसिबल होती है। हाई मोबिलिटी के कारण यह जॉइंट डिसलोकेशन के लिए भी काफ़ी प्रोन होता है, इसलिए इसके आसपास स्ट्रॉन्ग मसल्स और लिगामेंट्स होते हैं। दूसरा आर्टिकुलेशन होता है रेडियस के साथ जो एल्बो जॉइंट का लेटरल पार्ट बनाता है। ह्यूमरस का कैपिटुलम रेडियस के हेड के साथ आर्टिकुलेट करता है। यह आर्टिकुलेशन एल्बो फ्लेक्शन एक्सटेंशन के साथ फोरआर्म रोटेशन जिसको प्रोनेशन सुपिनेशन भी कहते हैं इसमें भी हेल्प करता है। जब हम हाथ को मोड़ते हैं या फिर सीधा करते हैं तो रेडियस की मूवमेंट कैपिटुलम पर स्मूथली होती है। तीसरा आर्टिकुलेशन होता है अल्ना के साथ जो
एल्बो जॉइंट का मीडियल और मेन स्टेबलाइजिंग पार्ट बनाता है। ह्यूमरस की टोर्क्लिया अल्ना की टोर्क्लियर नोच से जुड़ती है। यह हिंज टाइप का जॉइंट बनाता है जो मेनली फ्लेक्शन और एक्सटेंशन को कंट्रोल करते हैं। फंक्शनली अगर देखें तो ह्यूमरस स्कैपुला से जुड़कर शोल्डर मूवमेंट देता है और रेडियस और अल्ना से जुड़कर एल्बो मूवमेंट को कंट्रोल करता है। शोल्डर जॉइंट मोबिलिटी देता है जबकि एल्बो जॉइंट पावर और प्रिसीजन देता है। इन दोनों जॉइंट्स का कोऑर्डिनेशन अपर लिम्ब को फंक्शनल बनाता है। देखिए, ह्यूमरस बोन की सबसे खास बात ये होती है कि इस पर कई सारी आर्म्स और शोल्डर की पावरफुल मसल्स अटैच होती हैं जो ह्यूमरस को मैकेनिकल लीवर की तरह काम करवाती है। सबसे पहले बात करते हैं डेल्टोइड मसल की। देखिए, डेल्टोइड मसल डेल्टोइड ट्यूबेरोसिटी पर अटैच होती है। ये शोल्डर की मेन एब्डक्टर मसल होती है और आर्म को 15 डिग्री से 90 डिग्री तक उठाने में की रोल प्ले करती है। डेल्टोइड की स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट ह्यूमरस को लिफ्टिंग और पुशिंग मूवमेंट में हेल्प करती है। इंटर ट्यूबरकुलर ग्रूव, जिसको बाइसिपिटल ग्रूव भी कहते हैं, ये ह्यूमरस का काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजन होता है क्योंकि इसके तीनों पार्ट्स पर मेजर मसल्स अटैच होती है। ग्रूव के लेटरल पार्ट पर पेक्टोरलिस मेजर अटैच होती है जो आर्म की एडक्शन और मीडियल रोटेशन में काम करती है। इस ग्रूव के फ्लोर पर लेटिस्मस डोर्साई अटैच होती है जो पुलिंग और क्लाइंबिंग मूवमेंट में हेल्प करती है। ग्रूव के मेडियल लिप पर टेरेस मेजर अटैच होती है जो कि आर्म की एक्सटेंशन और मेडियल रोटेशन में हेल्प करती है। इन तीनों मसल्स को साथ में लेडी बिटवीन टू मेजर्स नेमोनिक्स से भी याद रखा जा सकता है। लेडी बिटवीन टू मेजर्स यानी कि इन तीनों में बीच में आती है लेटिस्मस डोर्साई, एक साइड में आती है टेरेस मेजर और इस साइड आती है पेक्टोरलिस मेजर। ह्यूमरस के ट्यूबरकल रीजन पर रोटेटर कफ मसल्स अटैच होती हैं यानी कि इस जगह पर। ग्रेटर ट्यूबरकल पर सुप्रास्पिनेटस, इंफ्रास्पिनेटस और टेरेस माइनस अटैच होती है जबकि लेसर ट्यूबरकल पर सब स्कैपुलरीज अटैच होती है। ये मसल्स शोल्डर जॉइंट को स्टेबलाइज करती है और ह्यूमरस के हेड को ग्लेनोइड कैविटी के सेंटर में बनाए रखती है। इसके बिना शोल्डर इजीली डिसलोकेट हो सकता है। ह्यूमरस के शाफ्ट और डिस्टल एंड पर बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और ब्रेकियल्स जैसी मेजर आर्म मसल्स अटैच होती है। बाइसेप मेनली फ्लेक्शन और सुपिनेशन में काम करती है, ट्राइसेप्स एक्सटेंशन में काम करती है और ब्रेकिलिस एल्बो फ्लेक्शन की स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स होती है। ये मसल्स ह्यूमरस को फोरआर्म्स मूवमेंट से डायरेक्टली कनेक्ट करती है। फंक्शनली अगर देखें तो डेल्टोइड पावर देता है, ग्रूव मसल स्ट्रेंथ और रोटेशन देते हैं, रोटेटर कफ मसल्स स्टेबिलिटी देते हैं और आर्म मसल्स प्रिसीजन मूवमेंट को प्रोवाइड करते हैं। इन सभी अटैचमेंट के कारण ह्यूमरस अपर लिम्ब की मूवमेंट और स्ट्रेंथ का सेंट्रल बोन बनता है। देखिए, ह्यूमरस अपर लिम्ब की फंक्शनिंग में सबसे सेंट्रल रोल प्ले करती है क्योंकि यह शोल्डर और एल्बो दोनों जॉइंट्स का मेन कंपोनेंट है। इसका प्रॉक्सिमल एंड स्कैपुला की ग्लेनोइड कैविटी से जुड़कर शोल्डर जॉइंट को बनाता है और इसका डिस्टल एंड रेडियस और अल्ना से जुड़कर एल्बो जॉइंट को बनाता है। इन दोनों जॉइंट्स की वजह से ही आर्म को स्टेबिलिटी और मोबिलिटी दोनों मिलती है। अगर ह्यूमरस सही तरीके से जॉइंट फॉर्मेशन न करे तो आर्म की नॉर्मल मूवमेंट पॉसिबल नहीं रह पाती।
ह्यूमरस का दूसरा मेजर फंक्शन है आर्म मूवमेंट को अलाउ करना। शोल्डर जॉइंट पर यह ह्यूमरस फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन और रोटेशन जैसी मूवमेंट प्रोवाइड करती है, जबकि एल्बो जॉइंट पर फोरआर्म की फ्लेक्शन और एक्सटेंशन को कंट्रोल करती है। ह्यूमरस की डेवलपमेंट एक ऑर्गेनाइज्ड बायोलॉजिकल प्रोसेस से होती है, जिसमें यह मल्टीपल ओसिफिकेशन सेंटर से बनती है। इसका मतलब ये है कि ह्यूमरस एक ही जगह से नहीं बनती, बल्कि इसके अलग अलग पार्ट्स अलग अलग सेंटर से डेवलप होते हैं, जो बाद में आपस में फ्यूज होकर एक कंप्लीट बोन बना लेते हैं। ह्यूमरस मेनली कार्टिलेजिनस ओसिफिकेशन, जिसको एंडोकॉन्ड्रियल ओसिफिकेशन बोलते हैं, उससे डेवलप होती है। यानी कि पहले इसका एक कार्टिलेज मॉडल बनता है, फिर धीरे धीरे यह कार्टिलेज बोन में कन्वर्ट हो जाता है। यह पैटर्न बॉडी की ज़्यादातर लॉन्ग बोन्स में होता है और क्लेविकल से थोड़ा सा अलग है, जो मेनली मेम्ब्रेस ओसिफिकेशन से बनती है। ह्यूमरस का सबसे पहला ओसिफिकेशन सेंटर होता है प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर, जो शाफ्ट, जिसको डायफिजिस बोलते हैं, उसमें डेवलप होता है। और बाद में ह्यूमरस के दोनों एंड्स पर सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर्स डेवलप होते हैं। ये सेंटर प्रॉक्सिमल एंड और डिस्टल एंड में बनते हैं। इन प्राइमरी और सेकेंडरी सेंटर्स के बीच कार्टिलेज प्लेट रहती है, जिसे एपिफिजियल प्लेट या ग्रोथ प्लेट कहते हैं, और यही प्लेट चाइल्डहुड और टीनेज ईयर्स में बोन की लेंथ को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जब ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है तो ये प्लेट्स बंद होकर फ्यूज हो जाती है और ह्यूमरस अडल्ट बोन बन जाती है। ह्यूमरस की नॉर्मल ग्रोथ, स्ट्रेंथ और हीलिंग के लिए प्रॉपर ब्लड सप्लाई और नर्व रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर इसमें डिस्टरबेंस हो जाए तो फ्रैक्चर के बाद रिकवरी काफ़ी स्लो हो सकती है, या कि फिर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है। ब्लड सप्लाई की अगर बात करें तो ह्यूमरस को मेनली ब्रैकियल आर्टरी की ब्रांचेज से ब्लड मिलता है। ये आर्टरीज पेरियोस्टम और मैरो कैविटी के थ्रू बोन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। गुड ब्लड सप्लाई की वजह से ह्यूमरस फ्रैक्चर आमतौर पर अच्छी तरह हील हो जाते हैं, जब तक कोई मेजर वेसल इंजरी न हो। प्रॉक्सिमल और डिस्टल एंड्स को आसपास की आर्टरीज से एडिशनल सपोर्ट भी मिलता है, जिससे जॉइंट रीजन की हीलिंग काफ़ी बेहतर हो जाती है। अब अगर नर्व रिलेशन की बात करें तो जो क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सिलरी नर्व की, जो ह्यूमरस के सर्जिकल नेक के आसपास से गुजरती है। इसलिए सर्जिकल नेक फ्रैक्चर में ऑक्सिलरी नर्व इंजरी का खतरा रहता है। इस इंजरी से डेल्टोइड मसल वीक हो जाती है और शोल्डर एब्डक्शन डिफिकल्ट हो जाता है। साथ ही शोल्डर रीजन में नमनेस भी हो सकती है। दूसरी काफ़ी इंपॉर्टेंट नर्व है रेडियल नर्व, जो ह्यूमरस के शाफ्ट के पोस्टीरियर सरफेस पर, यानी कि पीछे वाले सरफेस पर स्पाइरल यानी कि रेडियल ग्रूव्स में चलती है। शाफ्ट फ्रैक्चर में सबसे ज़्यादा यही नर्व इंजर्ड होती है। रेडियल नर्व डैमेज होने पर रिस्ट ड्रॉप हो जाता है, यानी कि पेशेंट हाथ को ऊपर की तरफ नहीं उठा पाता। तीसरी मेजर नर्व होती है अल्नर नर्व, जो ह्यूमरस के डिस्टल एंड पर मीडियल एपिकोंडाइल के पीछे से गुजरती है। यही नर्व फनी बोन नर्व कहलाती है। जब इस एरिया पर हल्की सी चोट लगती है तो हाथ में झंझनाहट और इलेक्ट्रिक शॉक जैसा फील होता है। ह्यूमरस की क्लिनिकल इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि इसकी फ्रैक्चर अक्सर इम्पोर्टेंट नर्व्स और जॉइंट्स को अफेक्ट कर देती है। इसलिए ह्यूमरस इंजरी को कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए, खासकर जब नर्व सिम्टम्स प्रेजेंट हो। देखिए, बात करते हैं सर्जिकल नेक फ्रैक्चर की। यह ह्यूमरस का सबसे कॉमन फ्रैक्चर साइट है। सर्जिकल नेक के पास से ऑक्सिलरी नर्व गुजरती है, इसलिए यहाँ फ्रैक्चर होने पर ऑक्सिलरी नर्व इंजर्ड हो सकती है।
इसका रिजल्ट ये होता है कि डेल्टॉइड मसल्स पैरालाइज हो जाती है, जिससे पेशेंट आर्म को प्रॉपरली एबडक्ट नहीं कर पाता। साथ ही शोल्डर रीजन के ऊपर नमनेस भी हो सकती है। क्लिनिकली ऐसे पेशेंट को आर्म उठाने में सीवियर डिफिकल्टी होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है शाफ्ट फ्रैक्चर। ह्यूमरस के शाफ्ट के पोस्टीरियर सरफेस पर रेडियल नर्व स्पाइरल ग्रूव में चलती है। जब शाफ्ट फ्रैक्चर होता है तो रेडियल नर्व इजीली डैमेज हो सकती है। इसका क्लासिक साइन है कि रिस्ट ड्रॉप हो जाती है, जिसमें पेशेंट रिस्ट और फिंगर्स को एक्सटेंड नहीं कर पाता। हैंड वीक और हैंगिंग पोजीशन में दिखाई देता है। यह ह्यूमरस फ्रैक्चर की सबसे फेमस न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन मानी जाती है। तीसरी काफ़ी कॉमन इंजरी है सुप्रा कॉन्डिलर फ्रैक्चर, जो डिस्टल एंड के ऊपर होती है। यह फ्रैक्चर खासकर चिल्ड्रन में काफ़ी कॉमन होती है। यूजुअली फॉल ऑन आउटस्ट्रेच्ड हैंड के बाद ये फ्रैक्चर डेवलप होता है। यह फ्रैक्चर डेंजरस माना जाता है क्योंकि इससे ब्रैकियल आर्टरी और मीडियल नर्व इंजरी का रिस्क रहता है। अगर ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब हो जाए तो फोरआर्म में इस्मिया और वोल्कमेंस कॉन्ट्रैक्चर हो सकती है।